हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये है फोर्थ वीक फरवरी 2026 का टोटल करंट अफेयर्स। एक ही साथ इस सप्ताह के टोटल कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो इसे देखते जाइए। और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब जो हम वीडियो देते हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कितने देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है? आंसर क्या होगा? 64 देशों के लिए। ठीक है, उन सब के साथ। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, तो उन्होंने भारत की जो वैश्विक संसदीय कूटनीति है उसको मजबूत करने और तमाम सांसदों का दूसरे देशों के सांसदों के साथ वार्तालाप हो सके, बातचीत हो सके, इसके लिए ये कदम उठाया गया। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद इसके सदस्य हैं और अ, राज्यसभा के भी सांसदों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों बाद भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग उसका राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया? आंसर होगा 27 साल के बाद। और ये कहाँ पर मीटिंग हुई है, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है राउंड टेबल मीटिंग भारत मंडपम, जो न्यू दिल्ली में, वहीं पर 24 फरवरी को। ठीक है, देखिए अभी आने वाले वक्त में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो इसको लेकर क्या है कि जो राज्यों के जो आयोग हैं, वहाँ जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, इन सब को भी एक तरह से उसके साथ लेकर चला जाए। ठीक है, और फिर वोटर लिस्ट वगैरह है, उन सबको एक रूपता लाई जाए। तो ये सब चीज़ों को अभी प्रक्रिया चल रही है, मतलब पहली मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस टॉपिक वाली एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? आंसर होगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ये मुद्दा आया था, ये बुक पब्लिश हुई थी अभी लेटेस्ट, और उसी में ये सारे कंटेंट इसमें मौजूद थे जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने और उनके साथ कई जजों की बेंच ने पूरी तरह से इस पर बैन लगा दिया और कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने की एक गहरी साजिश लगती है और जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद सरकार भी बैकफुट पे आ गई। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि हम खेद व्यक्त करते हैं इस पूरे मामले पर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बयान देना पड़ा। उन्होंने भी कहा कि इस मामले में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने ये पब्लिश की थी बुक, जिसमें बताया था कि कितने केस पेंडिंग है और भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है वहां पर। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने का जो सिफारिश है ना, जो आई थी वहां से केरल सरकार से, उसको मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आंसर होगा इसका केरलम। ठीक है, क्या है? केरलम। तो 24 फरवरी को ये डिसीजन हुआ है राज्य का नाम बदलने का। इससे पहले जून 2024 की बात है, जब केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को ये भेजा था कि राज्य का नाम केरलम किया जाए। ये जो राज्य यहाँ पर देख रहे हैं केरल, उसका नाम क्यों बदला गया है? जो जैसे कि सिफारिश जो आई थी, मुख्यमंत्री पी विजयन, उनका ये कहना था कि राज्य की जो भाषा है वो मलयालम है और मलयालम में जो बोली जाती है उसमें केरल को केरलम बोला जाता है। तो इसलिए चूंकि भाषा और लोगों के जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक इसका नाम केरलम ही होना चाहिए। इसी को लेकर अभी फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने सहमति जता दी। अब ये नाम बदलने की प्रक्रिया बड़ी लंबी सी होती है। अभी होगा ये कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के जरिए जो विधेयक है ना, वो राज्य को भेजा जाएगा केरल को नाम बदलने का। फिर वहां से जब आएगा और फिर संसद में ये पेश होगा, फिर सिग्नेचर होगा राष्ट्रपति का, तब केरल का नाम जो है ना केरलम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पूर्वी क्षेत्र के लिए उच्च स्तर की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करते हुए अथॉरिटी का गठन किया है? किस राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के लिए? आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में ऐसा किया गया है। दरअसल वहाँ पर जो उसके कई सारे ज़िले हैं, उनके
लोगों की डिमांड थी कि उसको ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, वो खुद बहुत सारे निर्णय कर सकें और विकास वो कर सकें। इसी को लेकर मतलब केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ईएनपीओ, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ और तय किया गया कि एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, अथॉरिटी बनाई जाएगी और उसी के तहत एक कुछ स्वायत्तता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए किस अथॉरिटी का गठन किया है? तो FNTA, ठीक है, क्या है पूरा नाम होगा? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण समझौते ये हुए हैं। देखिए, इस तरह के जो स्वायत्तता से संबंधित चीज़ें हैं वो कई राज्यों में पहले से लागू हैं, जिलों को, वहाँ के ट्राइबल्स को, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो नागालैंड है, मिजोरम है, अलग अलग राज्यों में। अभी क्या है, नागालैंड के जो पूर्वी 6 जिले हैं, नागालैंड मैप में देखेंगे तो पूर्वोत्तर में यहाँ पर ये वाला नागालैंड है, इसके जो 6 जिले हैं वहाँ पर उनको थोड़ी सी स्वायत्तता दी जा रही है, बहुत सारी आज़ादी दी जा रही है। मतलब वो आज़ादी मतलब ये नहीं अलग नहीं होने की, मतलब उनको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार कुछ चीज़ों पर अर्ध स्वायत्तता के तौर पर होगी। ठीक है, डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही थी इसको लेकर, हिंसक एक्टिविटी भी इसको डिमांड को लेकर देखने को मिल रही थी, तो सरकार ने सोचा कि यहाँ इसकी बातें मान ली जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, लेकिन हाँ 6 जो पूर्वी जिले हैं, किफायर है, लॉन्ग लॉन्ग लेंग है, मोंग, नोकलैक, शमेटर, ट्वेनसांग, ये सारे जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया, तो इसके तहत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल का जो पद है वो 1950 में समाप्त कर दिया गया था, जब भारत गणतंत्र बना था। उसके बाद फिर राष्ट्रपति की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई थी, राष्ट्रपति पद आ गया था उसके बाद। ओके, तो ये रहा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वायरस बीमारी से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया? आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर कहेंगे आप। हर साल 14 वर्ष की आयु पूरा करने वाली लगभग 1,15,00,000 लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। HPV और सर्वाइकल कैंसर का क्या कनेक्शन है? कैंसर क्या वायरस से होता है? देखिए क्या है ना, HPV उसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, तो उसके कई सारे प्रकार होते हैं, करीब 200 तरह के प्रकार होते हैं। उसमें जो 2 प्रकार है ना, वो बहुत ही बदमाश होता है और वो उसकी वजह से कैंसर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एक है HPV-16 और दूसरा है HPV-18। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब ऐसे प्रभाव होते हैं, प्रोटीन ये बनाता है जिसकी वजह से जो DNA है ना हमारा, तो DNA के जो जीन है, ऐसे जीन जो कि ट्यूमर को रोकते हैं और ट्यूमर बनने से रोकते हैं और सेल्स जो है ना वो डिवाइड जो होती हैं उनको ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो उसको इफेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से DNA के जीन में बदलाव आ जाता है और नतीजा ये होता है कि जो महिलाओं, लड़कियों की जो सर्विक्स है, ये देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें ये वेजाइना, इधर गर्भाशय और यहाँ पर ये वाला सर्विक्स है, तो यहीं पर ये ट्यूमर विकसित होने लगता है और उसकी वजह से कैंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि ये जो वायरस है उसका जो एक खास टाइप है 16 और 18, वो जो है ना वो लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। और आपको बताऊं जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो बहुत भयानक है। हर साल 80,000 न्यू केसेस आते हैं सर्वाइकल कैंसर के और 42,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है।
ये कैसे इन्फेक्शन होता है, ये जो है ना, खासतौर पे ये जो दो टाइप हैं एचपीवी के, 16 और 18, ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसमिट होते हैं। जो अगर पुरुष या महिला, अगर किसी को ये वायरस इन्फेक्शन है उसकी वजह से, ये वायरस जो है ना पुरुषों में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके कुछ और भी टाइप है, टाइप 6 और टाइप 11। ये जो है ना वो मस्से वगैरह पैदा कर देता है जेनेटल पार्ट्स के आसपास। तो भारत सरकार जो वैक्सीन लगाने जा रही है ना, वो इन चारों टाइप पर असर करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण ये बातें रही आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, महत्वपूर्ण जो नियुक्ति है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर होगा निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर। 24 फरवरी को उन्होंने चार्ज ले लिया है। किसकी जगह ली है? तो BVR सुब्रमण्यम की जगह ली है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो निधि छिब्बर जो है ना वो IAS अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ कैडर की। नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। और वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष वो सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग एक्सबॉक्स का नया CEO नियुक्त किया गया? आंसर होगा आशा शर्मा। ठीक है, आशा शर्मा को ये बनाया गया है और वो सीधे माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नडेला, उनको रिपोर्ट करेंगी। अगला क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा उदय कोटक। ठीक है, गुजरात सरकार ने उनको नियुक्त किया है। गिफ्ट सिटी क्या है? ये भारत का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जो कि गुजरात के गांधीनगर वहां पर उसी के पास में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और प्रश्न होगा यहाँ पर, US सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको द्वारा टैरिफ को अवैध घोषित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाया, लेकिन अगले ही दिन इसको बढ़ाकर कितना करने का ऐलान किया? 15%, 15%। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है करंट अफेयर्स में कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात फाइनल हो गई थी। उसमें यह था कि भारत का जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 18% का टैरिफ लगेगा और अमेरिका का जो सामान आएगा भारत में उस पर 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टैरिफ जो अधिकार है उसके बारे में ये कहा कि राष्ट्रपति जो है ना वो गलत ढंग से फैसले ले रहे हैं। मतलब इसको अगर पारित करवाना है, टैरिफ लगाना है, तो उनको वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब वहाँ की संसद, वहाँ से एक्ट को पास कराना होगा, वहाँ से प्रस्ताव को पास कराना होगा, तभी राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया ट्रंप ने कि इनके पास भी, राष्ट्रपति के पास भी 150 दिनों 180 दिनों के लिए कुछ अधिकार होते हैं कि वो इमरजेंसी के तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो वही फिर अगले दिन इन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया दुनिया भर पर। बाद में फिर उसको 15% ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्या? डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा, किस फाइटर जेट के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से एयरफोर्स ने फरवरी 2026 में 30 विमान अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिए? आंसर होगा तेजस। तेजस विमान का ब्रेक फेल हो गया था लैंडिंग के दौरान और वो थोड़ा आगे बढ़ गया, पायलट को इजेक्ट होना पड़ा और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अस्थायी तौर पर जब तक कि तमाम जितने भी अपने पास तेजस एयरक्राफ्ट हैं, करीब 38 के आसपास एयरफोर्स के पास, तो उनको फिलहाल जांच पड़ताल तक के लिए ग्राउंड किया जाता है, मतलब धरती पर रखा जाएगा, अभी उड़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला किया है फिलहाल के लिए। और देखिए कि तेजस के साथ ये तीसरी बड़ी घटना मानी जा रही है। पहली घटना हुई थी 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में, जहां तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि पायलट
उससे इजेक्ट हो गया था, मतलब निकल गया था वहाँ से, बच गया था। दूसरी बड़ी घटना हुई थी दुबई एयर शो के दौरान, वहाँ पर क्रैश कर गया था ये तेजस, और उसकी वजह से एक पायलट की डेथ हो गई थी। और तीसरी घटना ये देखने को मिली है एयरफोर्स में, एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट में कहाँ पर हुआ है इसके बारे में सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तो सोच रहे होंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो वो मिलेगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर मेंबरशिप प्लान है, करंट अफेयर्स का कोर्स है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है, अभी छूट भी चल रही है बहुत ज़बरदस्त होली को लेकर। तो मेंबरशिप प्लान लेकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर पिछले 2 साल के कंटेंट है, टेस्ट है, पीडीएफ है, सब कुछ अवेलेबल है, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो शार्प लर्निंग ऐप है, ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किस जगह पर हुआ, जिसमें 74 कंट्रीज की भागीदारी हुई है, इतने देशों के नौसेनाओं की? आंसर को विशाखापत्तनम। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया, 13वें संस्करण का। बड़े पैमाने पर दुनिया भर के जो नेवी है उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अब बात करेंगे इवेंट यानी घटना, आयोजन, कुछ कार्यक्रम हुए उन सब से रिलेटेड। तो प्रश्न यहाँ पर होगा, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का मेजबान मतलब वो कौन है? भारतीय राज्य। मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? आंसर होगा गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है, वहीं पर ये 23 से 26 फरवरी तक वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, वहीं पर। ओके, अच्छा, इससे पहले भी जो 3 आयोजन हुए थे वो भारत में हुए थे, विशाखापत्तनम, फिर कोच्चि, फिर चेन्नई में, और चौथा जो आयोजन है वो गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर व्याख्यान दिया था। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, खेल से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस देश ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब जीत लिया है? आंसर होगा भारत। भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीत लिया है। दूसरी बार विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट जो है जीता गया है, और भारतीय टीम की कप्तान थी राधा यादव। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी आईपीसी ने किन देशों से प्रतिबंध हटा दिया जिससे उनके खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे? आंसर होगा इसका रूस और बेलारूस। ठीक है, क्या इससे पहले नहीं खेल पा रहे थे? इनके खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन वो किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे, वो इंडिपेंडेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल होते थे। लेकिन अब जो प्रतिबंध है उसको हटा लिया गया है, और उसकी वजह से अब वो अपने झंडे के तले खेल पाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो फिर राष्ट्रगान भी बजाया जाएगा। अगला टॉपिक है अवार्ड, महत्वपूर्ण अवार्ड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। 79th ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा इसका वन बैटल आफ्टर अनदर। इसने कई सारे अवार्ड्स जो है ना वो अलग अलग वो सब जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है बाफ्टा वाला, उसकी घोषणा हुई थी 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, तो वहीं पर यह खिताब दिया गया है इस फिल्म को। अगला क्वेश्चन, 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026 में किस मणिपुरी या किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी का पुरस्कार जीता है? और इस कैटेगरी में पहली बार आंसर होगा बोंग। क्या है नाम? बोंग। इस फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत ये किया है, और ये मणिपुरी इमोशनल ड्रामा है बोंग। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं, इसकी डेब्यू डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। ओके, और अब देखते हैं कि बाफ्टा पुरस्कार में जो तमाम विजेता हैं वो सब उनकी लिस्ट, तो ये तमाम लिस्ट ये भी
है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आपको याद रखना है, बेस्ट फिल्म हो गया, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया, ठीक है, बेस्ट एक्टर हो गया, और जो भारतीय फिल्म मिला है बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फैमिली फिल्म का जो खिताब मिला है बूंग, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है? आंसर क्या होगा? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने ये भूमिका निभाई है, और उन्होंने बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, उस श्रेणी में पुरस्कार प्रस्तुत किया है। और शुरुआत उन्होंने की हिंदी में नमस्कार करते हुए, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई मीडिया में। अब बात करेंगे इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन खूब देखते हैं वीडियो, ये हमारे एनालिटिक्स में ये सब कुछ दिखता है। तो रिक्वेस्ट है, आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा, और नोटिफिकेशन का ऑल बटन दबाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की और स्टूडेंट से यहाँ पर एडमिशन न लेने को कहा है? आंसर होगा 32। देखिए, यूजीसी हर साल ये लिस्ट जारी करती है, और उसका कहना है कि ये फिर से हमने जारी किया है, और ये है टोटल मतलब बहुत सारे राज्यों में है। दिल्ली में ढेर सारी है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर फर्जी यूनिवर्सिटी है जिसको घोषित रूप से। अच्छा, ये हर साल कई सारे तो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं फर्जी जो जिनकी लिस्ट हमेशा रहती है, लेकिन एक्चुअली में सरकार इस पर कार्रवाई करती नहीं है, या क्या करती है? अब इनको तो बैन कर देना चाहिए अगर यूजीसी इस बात को कह रहा है और स्टूडेंट्स को सजेशंस दे रहा है कि यहाँ पर एडमिशन ना लेना। तब तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने सिम कार्ड के बिना फोन में मैसेजिंग ऐप नहीं चलाने का नियम लागू किया, तो इस तकनीक की भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसे आंसर होगा सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी मैसेजिंग ऐप, जिस व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक का मैसेंजर, तो ये सब जो है ना, वो अगर फ़ोन में सिम लगा हुआ है तभी वो काम करेगा। अगर सिम जैसे ही हटा देते हैं, मतलब कई बार होता है ना कि फ़ोन को हमने वाईफाई पे लगा दिया, ठीक है, और सिम निकाला हुआ है, तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। और डेस्कटॉप में हमेशा चलता रहता है, जैसे मेरे लैपटॉप में तो हमेशा वो व्हाट्सएप रहता ही है, क्योंकि ज़्यादातर काम वहीं से होते हैं। अभी ये है कि हर 6 घंटे पर अचानक लॉग आउट हो जाएगा और फिर लॉग इन करना पड़ेगा। ये नियम 1 मार्च से प्रभावी हो गया है, भारत सरकार के द्वारा, यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है निर्देश। और क्यों किया गया है, ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसकी कहना ये है सरकार का कि इसकी ज़रूरत हो गई थी धोखाधड़ी की वजह से। क्या होता है, जब क्राइम होता है तो व्हाट्सएप से क्राइम हुआ तो पता ही नहीं चलता है कि जो क्रिमिनल है या जो भी व्यक्ति है जिम्मेदार, वो कहाँ पर उपलब्ध है। अब सिम बाइंडिंग हो जाएगी तो उससे लोकेशन पता चल जाएगा बहुत आसानी से, सिम जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, किस क्षेत्र से कनेक्टेड है, ये सब कुछ पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिज्ञ मुकुल रॉय, उनका निधन हो गया 23 फरवरी 2026 को। तो वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल मंत्री रह चुके थे? आंसर होगा मनमोहन सिंह, ठीक है। मुकुल रॉय किस पार्टी के थे? तो तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे। हालांकि कुछ वक्त के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए थे। 2021 में कुछ महीनों के लिए उनको रेल मंत्री के तौर पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय का निधन हो गया 20 फरवरी 2026 को। तो किस भाषाई साहित्य से जुड़े हुए थे? आंसर होगा बांग्ला। और साहित्य जगत में उनको शंकर के नाम से जाना जाता था। 93 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। 100 से अधिक उपन्यास, लघु कथाएं उन्होंने लिखी थी, और उनको साहित्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 2021 में। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ओके,
चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वैज्ञानिकों ने किस रेगिस्तान में डायनासोर की नई प्रजाति स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस उसकी खोज की है? यहाँ पर थोड़ा संशोधन है, ठीक है। उसके जो है ना वो इनके इसकी जो जीवाश्म है, हाँ यहाँ पर होगा जीवाश्म, तो जीवाश्म की खोज की है इसके। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका जो ये सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में जो है ना, सहारा रेगिस्तान बहुत बड़े क्षेत्र में, वहीं पर ये इस डायनासोर के जीवाश्म ढूंढे गए हैं। और ये बहुत ही खतरनाक ये डायनासोर हुआ करता था ये वाला, ठीक है। इस क्षेत्र में ये पाया जाता था, सहारा डेजर्ट में। अब टॉपिक है योजना यानी स्कीम, राज्य केंद्र इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड यानी यूएफसी को मंजूरी दी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बाजार आधारित और सुधार उन्मुख शहरी विकास, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है फरवरी 2026 में। हालांकि इसका ऐलान फरवरी 2025 में किया गया था। बजट पेश करने के दौरान 1 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, विकास कार्यक्रम को, ठीक है। इससे यही होगा कि अगले 5 साल में शहरों को विकसित किया जाएगा। जिस तरीके की ज़रूरत है शहरों को, उस तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का काम किया जाएगा शहरों में। पुनर्विकास हो गया, जल स्वच्छता, सड़क, ये सब चीज़ें की जाएंगी। और टोटल जो इसका बजट है अनुमानित, वो 4 लाख करोड़ रुपए है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार सहायता देगी, बाकी इंडस्ट्री को, सरकार को उसको खर्च करना होगा राज्यों को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान किया? आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उन्होंने जब बजट पेश किया उसी के दौरान ये ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, राजधानी है रायपुर। अब बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहां पर होगा, बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत ने किस स्टेटस के साथ हिस्सा लिया, किस हैसियत से? आंसर होगा पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर उसने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, जो पहली मीटिंग हुई थी ये बोर्ड ऑफ पीस की, तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन दूसरी जो मीटिंग हुई ना, वो हुई वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। तो उस दौरान भारत भी पहुंचा और ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचा है। अभी मेंबर नहीं बना है और उम्मीद है कि वो मेंबर नहीं बनेगा। अब अगर ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं तो फिर कहना अलग होगा। और ट्रंप ने इस दौरान बहुत ही एक खास बयान दे दिया कि जो बोर्ड ऑफ पीस है वो यूनाइटेड नेशंस की भी निगरानी करेगा। ये तय करेगा कि यूनाइटेड नेशंस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, उसको लॉन्च किया गया। शुरुआत में ये कहा गया कि जो गजा है क्षेत्र, वहाँ पर पुनर्निर्माण के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन फिर इस आइडिया का विस्तार कर दिया गया कि दुनिया भर में ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, वो शांति का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन तो वो किन 2 देशों के प्रोजेक्ट को मिला है? आंसर होगा इसका जापान और चीन, दोनों को। जापान की इवामी गिंजान लाइब्रेरी और चीन के सिंहास वेयर हाउस, तो इन दोनों को चुना गया है, ठीक है। और अब बात करेंगे विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहां पर होगा, पेरू की संसद ने महाभियोग झेल रहे पूर्व राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति किसे चुना? आंसर होगा जोसे मारिया बल्काजर, ठीक है। तो इनको चुना गया है। 83 ईयर के हैं। और एक बार पेरू भी देख लेते हैं मैप के जरिए। पेरू में पिछले आप देखिए कि 2016 के बाद से 8वें राष्ट्रपति बने हैं ये, ठीक है। तो ये तो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है।
और इसी में पेरू जो है ना वो यहाँ पर है, इसकी राजधानी है लीमा। भाषा यहाँ पर बोली जाती है स्पेनिश। मुद्रा यहाँ पर है सोल। और पड़ोसी देश की बात करेंगे, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, इधर ब्राज़ील है, बोलीविया है और ये चिली है। अगला क्वेश्चन, रॉब जेटन तो वो किस देश के पहले समलैंगिक यानी गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर होगा नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पर देश की बात हो रही है, दुनिया में पहले ऐसे नहीं है। दुनिया में पहले गे प्राइम मिनिस्टर की बात होगी तो वो फ्रांस के थे वो। ठीक है, तो ये यहाँ नीदरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं और मात्र 38 साल के हैं, 38 ईयर के हैं वो। ठीक है, नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में स्थित है नीदरलैंड। मैप के जरिए देखते हैं, नीदरलैंड जो ना वो यहाँ पर है, इस लोकेशन पे स्थित है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। यहाँ पर सम्राट होते हैं, वो हैं किंग विलियम अलेक्जेंडर। प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन ये नए बने हैं। आबादी करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। भाषा डच बोली जाती है भाषा। पड़ोसी देश जो है इसके वो जर्मनी है इधर, और ये बेल्जियम है, और इधर समुद्र नॉर्थ सी है उस तरफ। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस पश्चिम एशियाई देश की यात्रा की है? आंसर है इजराइल। ठीक है, 2 दिवसीय दौरे पर 25 फरवरी को इजराइल पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वहां पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रगान भी बजाया गया। तो ये उनके मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दूसरी यात्रा है। वैसे पर्सनल कैपेसिटी में तीसरी यात्रा कहेंगे हम। ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर इससे पहले 2017 में उन्होंने यात्रा की थी इजराइल की, और अब जैसे ही वहाँ से लौटे हैं उस वक्त अब देख रहे हैं कि युद्ध शुरू हो गया है इजराइल और ईरान के बीच में। अगला क्वेश्चन, इजराइल की संसद का नाम बताइए जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, संसद में, वहाँ की जो संसद है वहाँ पर उसका नाम क्या है? और उनको स्पीकर मेडल से भी सम्मानित किया गया। आंसर होगा क्नेसेट। ठीक है, कई बार नेसेट कहा जाता है, कई बार क्नेसेट भी कहा जाता है। तो इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय हैं। ठीक है, और ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस उत्तरी अमेरिकी देश में वहां की सेना ने अभियान चलाकर ड्रग माफिया एल मेंचो को मारा और फिर वहां जबरदस्त हिंसा और आगजनी हो गई? आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको की सेना ने अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर 22 फरवरी को एक अभियान चलाया और वहां का जो बहुत बड़ा ड्रग माफिया है उसको मार गिराया। मैक्सिको एक बार चलते हैं मैप के जरिए। प्यारा भारत है और मैक्सिको कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के पास में ही है, उसके ठीक दक्षिण में स्थित है। ये रहा यहाँ पर ये मैक्सिको। तो ये 59 ईयर का था मैचो, तो उनकी उसको मार डाला गया वहाँ की सेना के द्वारा। ठीक है, इतना पावरफुल था ये कि इसके पास अपनी पनडुब्बी भी थी, अपने हेलीकॉप्टर्स थे, आधुनिक हथियार थे, गैंग था, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रखी थी इसने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के किस मित्र देश ने अपने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति से इनकार किया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। उसने कह दिया कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे। ठीक है, इसको लेकर ट्रंप बहुत चिढ़ गए। हालांकि जब अब युद्ध शुरू हुआ ना ईरान और अमेरिका के ईरान और इसराइल के बीच में, इसराइल के साथ अमेरिका भी है, तो ये शुरू में खबर आई कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कह दिया कि हम साथ दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये खबर आई कि नहीं, वो न्यूट्रल बने रहना चाहते हैं, ब्रिटेन न्यूट्रल बने रहना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। यूनाइटेड किंगडम ने चगोस आइलैंड यानी चगोस द्वीप को किस देश को लौटाने का फैसला किया, जिस पर अमेरिका ने बेहद नाराजगी जताई? आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। अब ये चागोस द्वीप जो है ना वो कहाँ पर है, एक बार मैं दिखाता हूँ मैप के जरिए। प्यारा भारत है अपना, और मॉरिशस को देखेंगे ना वो इस जगह पर है, मॉरिशस यहाँ। ठीक है, लेकिन इसका जो चागोस द्वीप है
वो कहाँ पर है? चागोस द्वीप को अगर देखेंगे तो वो इस तरफ है, कि ये इस लोकेशन पे स्थित है। ठीक है, मालदीव के पास में ये स्थित है। तो इस बहुत समय से डिमांड कर रहा था मॉरिशस की इस ये लौटा दिया जाए। और यहाँ पर डिएगो कॉर्सिया नाम का एक नेवल बेस भी है, जो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों उसको संचालित करता है। ठीक है, तो अब ये वापस किया जा रहा है, लेकिन मिलिट्री बेस वहाँ पर रहेगी। 90 या 99 साल तक के लिए ये करार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पर सिग्नेचर कर दिए हैं, करार पर? आंसर होगा यूएसए। भारत और अमेरिका के बीच में अभी फरवरी में पैक्स सिलिका का एग्रीमेंट किया गया है। और ये पैक्स सिलिका है क्या? पैक्स सिलिका जो ना अमेरिका के नेतृत्व वाले एक टेक्नोलॉजी अलायंस है, जिसको दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। और ये एआई और सेमीकंडक्टर जैसी जो अत्याधुनिक तकनीक है, इन सब को बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो अब भारत में इसमें शामिल हो गया और इसमें कई सारे देश पहले से मेंबर हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेंबर थे। अब भारत भी हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस समुद्री पड़ोसी द्वीपीय देश को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है? आंसर होगा मालदीव। ठीक है, ये भारत ने निर्मित करवाया है। और दोनों देशों के बीच में ना 2025 में जनवरी में ही एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत 12 फेरी जो है ना वो दिए जाएंगे हाई स्पीड, जो कि वो मालदीव जो है ना वो अपने तमाम जो द्वीप हैं वहाँ पर ये चलाएगा। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? वो है मोहम्मद मोइज्जो, राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश की वेस्ट बैंक की योजनाओं की आलोचना करने वाले बयान पर सिग्नेचर करने वाले 100 देशों में अपना नाम शामिल किया? आंसर होगा इजराइल। ठीक है, तो इजराइल ने क्या किया ना, वेस्ट बैंक के बहुत सारे हिस्से पर पूरी तरह से कह दिया कि हम कब्जा कर लेंगे। इसी का विरोध हो रहा है। और इस विरोध को लेकर भारत जो है ना साथ आया है कि नहीं, फिलिस्तीन एक अलग देश है, फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो है वेस्ट बैंक, तो वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इजराइल है, रेड कलर में देख रहे हैं, और फिलिस्तीन के दो पार्ट हैं, एक है गजा और इधर है वेस्ट बैंक। क्लियर हो गई बात? तो यहीं पर कब्जा पूरा करना चाहता है इजराइल, उसने मंसूबे बताए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। बात करेंगे दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? समावेश के माध्यम से गरिमा बहाल करना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल। अगला क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 फरवरी को। स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल ने, तो उन्हीं के जन्मदिन पर जो है ना ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो है 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस तो मनाया जाता है 20 फरवरी को ही। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। विश्व पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को, और 2026 में ये था 21 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 फरवरी को। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसका पीडीएफ चाहिए, इसका अगर आपको टेस्ट देना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं ये शार्प लर्निंग ऐप के जरिए। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर वीकली, मंथली, क्वार्टर, ईयरली ये सारे पीडीएफ होते हैं। आपको ये वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा, कई तरीके के होते हैं। वन लाइन एमसीक्यू नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है, तो जाइएगा जरूर। और अभी ऑफर चल रहा है, छूट चल रही है, बहुत ही मामूली से प्राइस में करंट अफेयर्स की आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।